कहानी की शुरुआत वर्ष 1968 से होती है। एक टॉक शो में दो प्रसिद्ध एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी पर शोध करने वाले वैज्ञानिक आमने सामने बैठे होते हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक बताते हैं कि प्राचीन काल से ही बैक्टीरिया और वायरस इंसानों में महामारियां फैलाते रहे हैं, जिनसे हर बार लाखों लोगों की मौत हुई है। हालांकि अंततः इंसान ने हर बार उनसे बचने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लिया। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक एक और भी अधिक खतरनाक सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, जो अगर महामारी का रूप ले ले तो पूरी मानव जाति का अंत कर सकता है। ये सुनते ही वहां बैठे लोगों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। शो का होस्ट पूछता है कि आखिर बैक्टीरिया और वायरस से भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। जवाब में वैज्ञानिक कहते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया से भी अधिक खतरनाक जीव फंगस है। ये सुनकर दर्शक हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फंगस जैसा मामूली सूक्ष्म जीव भला कैसे इतना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक आगे समझाते हैं कि एलएसडी जैसी बेहद नशीली ड्रग, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ड्रग्स में गिनी जाती है, एक फंगस से ही प्राप्त होती है। इसी तरह साइलोसाइबिन नाम की एक और नशीली ड्रग भी फंगस से ही मिलती है, जो सीधे दिमाग पर असर डालती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया हमें केवल बीमार कर सकते हैं, लेकिन फंगस हमारे दिमाग को प्रभावित कर उसमें बदलाव ला सकता है। इसके बाद वे एक बेहद खतरनाक फंगस प्रजाति का उदाहरण देते हैं, जिसे कॉर्डिसेप्स कहा जाता है। ये फंगस चींटी जैसे छोटे कीड़ों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे उनके दिमाग पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। वो चींटी को एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगता है। फंगस चींटी के शरीर से पोषण लेता रहता है और तब तक उसे मरने नहीं देता जब तक उसका पूरा विकास ना हो जाए। अंत में वो चींटी के मृत शरीर से बाहर निकलता है और उसके स्पोर्स हवा में फैलकर दूसरी चींटियों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार पूरे के पूरे चींटियों के झुंड इस संक्रमण से खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। दूसरा वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है कि कॉर्डिसेप्स जैसे फंगस छोटे जीवों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इंसानों में ये संभव नहीं है, क्योंकि मानव शरीर का तापमान लगभग 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें फंगस जीवित नहीं रह सकता। इस पर पहला वैज्ञानिक सवाल उठाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती और गर्म हो जाए और फंगस विकसित होकर ज्यादा तापमान सहने लगे तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसानी शरीर की गर्मी भी फंगस को नहीं रोक पाएगी और वो इंसानों के दिमाग पर नियंत्रण कर लेगा। तब उसका एक ही मकसद होगा, एक के बाद एक सभी को संक्रमित करना और अपनी प्रजाति को पूरी दुनिया में फैला देना। उस स्थिति में ना तो इसका कोई इलाज होगा और ना ही इसे रोका जा सकेगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सिहर उठते हैं और इसी के साथ शो समाप्त हो जाता है। 35 साल बाद कहानी वर्ष 2003 में पहुंचती है। सितंबर की एक सुबह अलार्म की आवाज से सारा की नींद खुलती है। वो अपने पिता के उठने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार करने लगती है, क्योंकि आज उनके पिता का जन्मदिन होता है। सारा अपनी मां को खो चुकी है और वो अपने पिता जोएल और अंकल टॉमी के साथ रहती है। कुछ देर बाद जोएल उठते हैं और दोनों पिता पुत्री साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी अंकल टॉमी भी आ जाते हैं। वे एक रिटायर्ड सैनिक होते हैं और अब जोएल के साथ मिलकर कारपेंट्री का काम करते हैं। टॉमी बताते हैं कि आज कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर नहीं आए, इसलिए उन्हें डबल शिफ्ट काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सारा उदास हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पिता जन्मदिन उसके साथ बिताएं। जोएल उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जल्दी लौट आएंगे और साथ में जन्मदिन मनाएंगे। इसी दौरान रेडियो पर खबर आती है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बमबारी हो रही है और सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जोएल और टोनी इसे रोजमर्रा की खबर समझकर अनदेखा कर देते हैं और काम पर निकल जाते हैं। सारा स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और जाते समय अपने पिता की पुरानी बंद घड़ी और कुछ पैसे साथ ले लेती है। स्कूल के बाद वो घड़ी ठीक कराने घड़ी की दुकान जाती है। वहां उसे सड़कों पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती दिखती हैं। तभी घड़ीसाज की पत्नी घबराई हुई आती है और दुकान बंद करने को कहती है। सारा को ये सब अजीब लगता है, लेकिन घड़ी ठीक हो चुकी होती है, इसलिए वो चुपचाप घर लौट जाती है। चूंकि जोएल देर रात तक आने वाले होते हैं, सारा समय बिताने पड़ोसी के घर चली जाती है। वहां पड़ोसी, उसकी पत्नी, उनकी अपाहिज मां और एक पालतू कुत्ता होता है। सारा वहां होमवर्क करती है और फिल्में देखने लगती है। तभी पीछे बैठी अपाहिज बुजुर्ग महिला अचानक अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन सारा का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो एक फिल्म उधार लेकर घर लौटने लगती है। रास्ते में उसे आसमान में उड़ते कई सैन्य जेट दिखाई देते हैं, जिससे उसके मन में डर बैठ जाता है। घर पहुंचकर वो खबरें देखती है, लेकिन कोई बड़ी जानकारी ना मिलने पर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। रात को जोएल देर से घर लौटते हैं,
जिससे सारा नाराज हो जाती है, लेकिन जोएल उसे मना लेते हैं। सारा उन्हें उनकी ठीक कराई हुई घड़ी उपहार में देती है। ये देखकर जोएल भावुक हो जाते हैं। दोनों साथ बैठकर फिल्म देखने लगते हैं और फिल्म देखते देखते सारा सो जाती है। तभी जोएल को टॉमी का फोन आता है। टॉमी बताता है कि बार में झगड़े के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जोएल सारा को बिना बताए उसे सुलाकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। आधी रात को हेलीकॉप्टर और सायरन की आवाज से सारा की नींद खुल जाती है। टीवी पर चेतावनी चल रही होती है कि सभी लोग घरों में ही रहें। सारा घबराकर जोएल को बुलाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होते। तभी वो देखती है कि पड़ोसी का कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा है। बाहर निकलने पर उसे चारों ओर अफरा तफरी और आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। पड़ोसी का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर जाती है, जहां घायल पड़ोसी मदद के लिए पुकार रहा होता है। तभी वो देखती है कि वही अपाहिज बुजुर्ग महिला अपनी ही बहू को कच्चा नोच रही है। बुजुर्ग महिला अब अमानवीय रूप ले चुकी होती है और सारा पर हमला कर देती है। सारा किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आती है। उसी समय जोएल और टॉमी वहां पहुंचते हैं। वो बुजुर्ग महिला हमला करती है तो जोएल उसके सिर पर वार कर उसे मार देता है। वे तीनों कार से भागते हैं, लेकिन तब तक पड़ोसी और उसकी पत्नी भी संक्रमित होकर उन पर टूट पड़ते हैं। टॉमी कार से उन्हें कुचल देता है, लेकिन वे मरते नहीं हैं। शहर में हर तरफ तबाही मची होती है और लोग एक एक कर ज़ॉम्बी बनते जा रहे होते हैं। भागते समय एक हवाई जहाज उनके सामने क्रैश हो जाता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। चारों ओर ज़ॉम्बी घिराते हैं। एक सैनिक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन फिर आदेशों का पालन करते हुए वही सैनिक जोएल और सारा पर भी गोली चला देता है। टॉमी सैनिक को मार देता है, लेकिन सारा गोली लगने से जोएल की बाहों में दम तोड़ देती है। 20 साल बाद वर्ष 2023 में कहानी आगे बढ़ती है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। बोस्टन शहर खंडहर बन चुका होता है और सरकार की जगह फेडरल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी यानी फेडरा का शासन होता है। शहरों को क्वारंटीन जोन में बदल दिया गया होता है, जहां सख्त कानून लागू होते हैं। संक्रमित लोगों को तुरंत मार दिया जाता है। एक बच्चा क्वारंटीन जोन के बाहर बेहोश मिलता है। जांच में उसके संक्रमित होने की पुष्टि होती है और उसे दवा के नाम पर जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। जोएल, जो अब कठोर और भावनाहीन हो चुका होता है, उस बच्चे के शव को आग में झोंक देता है। जोएल अब क्वारंटाइन जोन में स्मगलिंग करता है, हथियार और ड्रग्स की। उसे अपने भाई टॉमी की तलाश के लिए एक गाड़ी चाहिए होती है। इसी दौरान उसकी साथी टेस जोएल को बताती है कि रॉबर्ट नामक स्मगलर ने उनके पैसे लेकर बैटरी किसी और को बेच दी है। वे बैटरी चुराने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर फायरफ्लाइज नाम का एक विद्रोही संगठन फेडरा के खिलाफ लड़ रहा होता है और संक्रमण का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा होता है। उनके पास एली नाम की एक लड़की होती है, जिसे वे एक विशेष मिशन के लिए सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं। जोएल और टेस को पता चलता है कि बैटरी का सौदा फायरफ्लाइज की लीडर मार्लीन से होना था। मार्लीन घायल होती है और जोएल से एक सौदा करती है। अगर वो एली को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दे तो बदले में उसे ट्रक और बैटरियां मिलेंगी। मजबूरी में जोएल ये सौदा मान लेता है। वे रात के अंधेरे में क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक सैनिक उनका टेस्ट करता है। एली संक्रमित पाई जाती है, लेकिन वो बताती है कि उसे 3 हफ्ते पहले काटा गया था और फिर भी उस पर संक्रमण का असर नहीं हुआ। ये जानकर सभी हैरान रह जाते हैं और वे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। एपिसोड के अंत में जोएल के घर में वर्षों से शांत पड़ा रेडियो अचानक 80 के दशक का गाना बजाने लगता है। ये बिल और फ्रैंक का भेजा हुआ संकेत होता है, जिसका मतलब होता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है, कई सवाल छोड़ते हुए। एली पर संक्रमण का असर क्यों नहीं हुआ, क्वारंटाइन जोन के बाहर कौन कौन से खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं और आगे इस दुनिया के कौन से रहस्य सामने आने वाले हैं।